हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वन शॉट देखेंगे तो सीट बेल्ट्स अपनी बांध लीजिए, बिकॉज हम ये वन शॉट वीडियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ खास कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लेकर आए हैं। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेरे कार्बोक्सिलेट आयन का यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर। तो क्या देखने वाले हैं हम सबसे पहले, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। होता क्या है कि मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं डिस्टिंक्टली एसिडिक, और यहाँ पे जब हम इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो दे आयनाइज हो जाते हैं ये वाटर में टू गिव हाइड्रोनियम आयन, और हमें मिलता क्या है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है। चलिए एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। तो ये क्या है, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी, यानी एसिड को मैंने जब वाटर में डाला तो मुझे मिला क्या, आई गेट दिस एंड दिस। अभी खुद बता दो ये है क्या, दोनों चीज़ें क्या है ये है मेरा हाइड्रोनियम आयन, और ये जो मुझे मिल गया ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। हाँ, सारा इसी का तो खेल है, कार्बोक्सिलेट आयन का ही सारा खेल है। अब देखना एसिडिक कैरेक्टर हम कैसे देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, दे आर मच लेस एसिडिक देन दैट ऑफ द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स मेरे कौन कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ये सब क्या है, मिनरल एसिड। तो उनके कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे कम एसिडिक होते हैं। फाइन, क्या होते हैं, कम एसिडिक। अब जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है ना, वो डिपेंड किस पे करती है, वो लिख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड depends upon the extent of आयनाइजेशन। एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करती है मेरे एसिड की स्ट्रेंथ, जो कि इन टर्न डिपेंड करती है, विच इन टर्न डिपेंड करती है अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन फॉर्म्ड। ठीक है, फाइन है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों देखा जाता है वो डिस्कस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक, क्यों होते हैं ये एसिडिक, वाई, बिकॉज यहाँ पे हमें एक स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अभी सब डिस्कस करेंगे, सारा ड्रॉ करके हम देखेंगे। ठीक है, और इसी स्टेबल फॉर्मेशन की वजह से मैं कहता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ग्रेटर टेंडेंसी है टू आयनाइज टू स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। खुद बताओ, अगर कोई आयनाइज होके स्टेबल हो रहा है तो वो क्यों नहीं आयनाइज होना चाहेगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है वो स्टेबल है, इसीलिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा एसिडिक इन नेचर है ना, तभी तो वो आयनाइज होना चाह रहा है। चलिए अब देखते हैं कि मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के और कार्बोक्सिलेट अनायन के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
ऑफ, सबसे पहले किसके देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो होता क्या है इनके स्ट्रक्चर में, आर सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, और यहाँ पे हमें एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड देखने को मिलता है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। इधर एक और सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के साथ, एंड साथ में क्या लगा होता है इसके, ओ, जिसके पास फिर से दो लोन पेयर है, एंड इसके साथ में हाइड्रो ग्रुप लगा होता है। फाइन है। होता क्या है, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं इस पे। अब इसके पास तो पहले से ही लोन पेयर था, मतलब इसका तो ऑक्टेट वैसे ही कंप्लीट था, है ना, और ये इसके ऊपर और अगर चार्ज आ गया इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन मेरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, जिसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से ये ऑक्सीजन इसकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, फाइन है। तो मुझे क्या बनता दिखेगा यहाँ पे, आर सी, इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर तो पहले ही थे, अब क्या हो गए, अब तीन लोन पेयर हो गए, एंड इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। बट इस पर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आता वैसे ही इस दूसरे ऑक्सीजन ने कार्बन की हेल्प कर दी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। बट ऑक्सीजन ने हेल्प तो कर दी उसकी, बट खुद पे वो पॉजिटिव चार्ज ले आया, बिकॉज पहले उसके पास दो लोन पेयर थे, अब उसके पास एक ही लोन पेयर बच गया। फाइन। तो ये मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे विद दैट ऑफ द कार्बोक्सिलेट अनायन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है एक ऑक्सीजन पे, और एक पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है मेरे ऑक्सीजन पे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, क्या कह सकता हूँ मैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। फाइन है। और मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि इस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन मेरा कंटेन कर रहा है नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे दो सेपरेट अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। एंड जब भी दो सेपरेट अपोजिट चार्जेस कंटेन क्रिएट होते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है उनको सेपरेट करने के लिए, है ना, एनर्जी चाहिए होती है ना। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है ना, इसीलिए मेरा यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज हो जाता है और ये ज़्यादा स्टेबल कहलाता है। ठीक है, तो यही बात मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ। फाइन, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सेपरेट करने के लिए दो अपोजिट चार्जेस को, इसलिए ये मेरा लेस स्टेबल हो जाता है दैन दिस। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जब मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड आयनाइज होता है, तो हाइड्रोनियम आयन और क्या बना रहा था, कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा था। कार्बोक्सिलेट आयन की क्या ऐसी स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से ये एसिडिक नेचर लेकर आता है, वो डिस्कस करते हैं। तो अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, कार्बोक्सिलेट, ये ब्लरी क्यों, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसमें पहले देखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन बना कैसे। आर सी डबल बॉन्ड ओ तो होता ही है, दो लोन पेयर इसके पास तो होते ही हैं, इसके पास दो लोन पेयर के साथ एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है ना। H प्लस किया था ना यहाँ पे, तभी तो कार्बोक्सिलेट आयन बना मेरा। होता क्या है, ये फिर से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, एंड दूसरा ऑक्सीजन इसकी हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी रहता है, तो ये अपने एक लोन पेयर यहाँ पे दे देता है, जिसकी वजह से ये क्या बना लेता है, क्या बना लेगा जिसकी वजह से, बताओ, आर सी, और इसके ऊपर तीन लोन पेयर आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज, साथ ही साथ यहाँ डबल बॉन्ड, और हमें ये देखने को मिलता है। फाइन, क्या ये कुछ इक्विवेलेंट टाइप का लग रहा है? तो अगर मैं इसको वन गो में लिखना चाहूँ तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स इक्विवेलेंट है इस मॉलिक्यूल के। देख रहे हो,
इन दोनों ही यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा डिनोट कर सकता हूँ और इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। फाइन है, तो ये मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन का। यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर एक ऑक्सीजन पूरा मतलब वो था स्टेबल, तो यहाँ पे एक के पास नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर भी वो ये एक स्टेबल है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर मेरे इक्विवेलेंट इन नेचर हो गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हैं, जो मेरे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं वो इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है। फाइन है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मेरा कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें हमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, वाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में जो पीछे अभी रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर देखे उसमें मुझे नेगेटिव भी मिल रहा था पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से वो डिस्टेबलाइज हो गया था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देख लो स्टेबिलिटी तो है भाई इसमें। ठीक है, तो फाइनली मैं एंड में क्या कहूँगा कि देयरफॉर जो मेरे कार्बोक्सिलेट आयन है वो मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। दस मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड है दे readily give a proton to form stable कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे रेडिली प्रोटॉन दे देते हैं, आयनाइज अपने आप को कर देते हैं एक स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन देने के लिए। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये आयनाइज हो जाते हैं टू गिव दिस, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन जो कि मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और साथ में H प्लस निकल आता है जो इसका एसिडिक कैरेक्टर बताएगा। ठीक है, फाइन है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस एसिडिक स्ट्रेंथ को पता कैसे लगा सकते हैं कि कितनी कौन सा एसिड की कितनी एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? एक्सप्रेस करने वाले हैं द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाउएवर इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैंने बनाई थी तो आप वो भी देख सकते हैं, फिर भी आप यहाँ पे इन शॉर्ट देख लीजिए। जब RCOOH दैट इज़ माई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है, ये तो हमने देख ही लिया था कि हाइड्रोनियम आयन देता है, साथ ही साथ कार्बोक्सिलेट आयन देता है। तो यहाँ पे हम उसको यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन दी टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे आती है बिकॉज वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी एंड बाकी हम सेम रखते हैं। तो ये जो चीज़ निकल कर आई है ये है मेरा Ka। ठीक है, जिसमें मैं उसको एक्सप्रेस करूँगा तो होगा क्या यहाँ पे? अब देख लो कि मेरा ये है क्या, ये मेरा यहाँ पे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फाइन है। और अगर मैं बात करूँ Ka की तो ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पे इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कहते हैं एसिडिटी कांस्टेंट बिकॉज ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है एसिड की। तो ये भी लिख दूँ मैं, बिकॉज इट टेल्स अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, फाइन है। अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को एक और टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपने सुनी ही होगी पहले एंड जिसको हम कैलकुलेट कुछ इस तरीके से करते हैं, नेगेटिव ऑफ द लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको क्या पता लगेगा इससे अगर हम निकालते भी हैं तो अगर मेरा कोई एसिड स्ट्रॉन्गर होगा ना तो उसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। फाइन, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू हायर रहने वाला है। ठीक है, बट
उसके जो पी के ए की वैल्यू होगी वो कम रहने वाली है। बिकॉज देखो ना यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है ना उसका, लॉग भी आ गया, लॉग भी इंट्रोड्यूस करवा लिया। वाइल जो मेरा कोई वीकर एसिड होगा ना, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम रहेगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, फाइन है। तो अब इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं हम, लार्जर द वैल्यू ऑफ दिस वीकर द एसिड इज। जितना बड़ा मेरा ये पी के ए की वैल्यू होगी उतना ही वीकर मेरा एसिड होगा, जितनी कम उसकी वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर मेरा एसिड होगा। आसान था ना? हाँ जी, तो यही था कि कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी एसिडिटी को, एसिडिक स्ट्रेंथ को। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं एसिड में सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो कैसे इफ़ेक्ट उनका हमें देखने को मिलता है। तो अब हम क्या देखेंगे, कैसे मेरे सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। फाइन, पहले मैं यहाँ पे एक इंट्रो लाइन लिख दूँ। तो हम क्या देखते हैं कि जो नेचर होता है मेरे सब्स्टिट्यूएंट का, वो अफेक्ट करता है द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, जो यहाँ पे मेरा कार्बोक्सिलेट आयन है। तो यानी कि हम ये पता लगा सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन मेरा कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करता है और इसीलिए अफेक्ट कर देता है ये एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की। तो सबसे पहले किसकी बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कह लो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह लो। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, हम ना कंपेयर कर लेते हैं दो कंपाउंड्स को, उससे पता लगाएंगे कि क्या होने वाला है। तो पहला कंपाउंड मेरा ये है, आप खुद देखना और खुद बताना, देखो आपको पता लगेगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसका नाम बता दो पहले तो जल्दी से, देखना मत कहीं से, क्यों देखोगे वैसे तो। एंड साथ में एक ये, इसका और इसका नाम बताओ पहले तो मुझे। नोमेनक्लेचर तो पढ़कर आए होंगे ना, एसिड की नोमेनक्लेचर पढ़कर ही आए हो। तो इसका नाम यहाँ पे मेरा है फॉर्मिक एसिड, मीथेनॉइक एसिड बोला है तो वो भी चलेगा, और इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। होता क्या है, यहाँ पे मेरे कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ यहाँ लगा है हाइड्रो ग्रुप और इसके साथ यहाँ पे लगा है एल्काइल ग्रुप। अब हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, पता है हमें ये बात। अब ना इसके बेसिकली इसके अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूँ तो क्या कह सकता हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं तो इस पे क्या है, ध्यान से देखो, दो ऑक्सीजन अटैच्ड है, H प्लस तो यहाँ से निकलेगा ना, साथ में ये पार्शियल बॉन्ड भी आ रहा है, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। और इसका अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो CH3 है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, ये है मेरा फॉर्मेट आयन और ये क्या है मेरा एसीटेट आयन। अब दोनों में ध्यान से देखो, होगा क्या कि हाइड्रो ग्रुप तो बेचारा क्या ही करेगा इस नेगेटिव चार्ज का। ये जो है ना, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह लो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा, हाँ या ना। ठीक है, तो करेगा क्या कि इस नेगेटिव चार्ज को ना, ये इस नेगेटिव चार्ज को अगर मेरा H हाइड्रोजन निकल भी जाता है तो इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देगा। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, इंटेंसिफाई कर देगा नेगेटिव चार्ज को। और अगर पहले ही नेगेटिव चार्ज वो लेके बैठी है स्पीशीज़, उसको और नेगेटिव आप कर रहे हो तो वो स्टेबल वाली स्टेट पे जा रही है, अनस्टेबल हो रही है, पता है ना। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप इसको अनस्टेबल बना देगा और इसीलिए अनस्टेबल तो कोई भी कंपाउंड क्यों ही होना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की रिलीज़ ही बड़ी मुश्किल से होती है। यानी एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन मेरा आसानी से नहीं निकलता। किसकी वजह से नहीं निकल रहा, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से। एल्काइल ग्रुप डिफ़िकल्ट कर देता है इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकलना, क्योंकि देख ही रहे हैं जैसे वो निकलेगा नहीं कंपाउंड मेरा अनस्टेबल हो जाएगा, डिस्टेबलाइज कर लेगा अपने आप को, है ना।
और अगर हाइड्रोजन नहीं निकलता, डिफ़िकल्टी होती है उससे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या कम होती है? कम होती है ना। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, फाइन। बात करूँ इन दोनों में से, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ? अब फॉर्मिक एसिड हो गया, यहाँ पे तो मिथाइल आ गया ना यार। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऑर्डर भी आप देख लो कि फॉर्मिक एसिड मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद क्या आता है? एसिटिक एसिड। देन हम कार्बन को बढ़ाते रहेंगे तो आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ये क्या है? प्रोपियोनिक एसिड है ना, प्रोपियोनिक एसिड। एंड अगर आगे देखेंगे तो CH3। मतलब जैसे जैसे आप सब में ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे मेरे कार्बन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही जो एसिडिटी है वो घट रही है। फाइन, ठीक है, फाइन है ना। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक फॉर्मिक, देन एसिटिक, देन प्रोपियोनिक, और आगे चलता रहेगा। फाइन है, तो ये ऑर्डर देखने को मिलता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल जैसे कोई हैलोजन आटम हो गया, जैसे क्लोरीन हो गया, तो ये यहाँ पे क्या कर देता है, हाइड्रोजन यानी H+ को, प्रोटॉन का रिलीज करना आसान कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्या करता है ये? प्रमोट करता है द रिलीज ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का रिलीज करना ये प्रमोट करता है। फाइन है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बताइए कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होने वाली है। तो बेसिकली मुझे ये यहाँ पे एग्जांपल ये बताने वाला है कि नंबर ऑफ़ हैलोजन एटम्स जैसे ही बढ़ते हैं तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या डिक्रीज़ होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है, वैल यहाँ पे 2 और इधर 3। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतने ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, हाँ या ना, खींचेंगे ना अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें कुछ ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन का निकलना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन ये, एंड लास्ट में ये, बिकॉज यहाँ पे एक ही ग्रुप लग रखा है। फाइन है, क्योंकि इधर ये इसको खींचेगा, यहाँ कुछ ऐसा देखने को हमें मिलेगा, यहाँ पे मतलब बहुत तेज़ी से खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप 2 लग गए ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, एंड सिमिलरली यहाँ पे मुझे ये देखने को मिलेगा। फाइन है, ठीक है। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किस में है? CCl3 COOH में सबसे ज़्यादा है, देन इसमें है, और फिर इसमें है, एंड एट लास्ट उसमें जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं। फाइन है। चलिए अब देखते हैं कि पोजीशन हैलोजन एटम की कैसे डिफाइन कर सकती है ये क्राइटेरिया। तो अगर मैं बात करूँ पोजीशन की, आप खुद बताओ मुझे, पहले मैं ड्रॉ कर लूँ क्या सारे, या चलो आप भी देख ही लो, क्या इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है या इसकी? इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है? हमें पता है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने वाली है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मेरे कार्बोक्सिल ग्रुप के नियर है, पास है, और यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, इधर डिस्टेंस कम था। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे ही वैसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का अफेक्ट कम होने लग जाता है। फाइन है,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस कम था तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट ज़्यादा रहा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो गई देन दिस। बात करते हैं अगले, दैट इज़ नेचर की। तो नेचर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, जिसको मैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो वीडियो मेरे चैनल पे देखो अगर मिलेगी तो, नहीं तो बुक से देखो, 11th का टॉपिक। फाइन। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को मैं क्या कहता हूँ? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट। फाइन। तो उसमें क्या देखा गया कि वो ना डिक्रीज़ होता है इस ऑर्डर में। अगर वो इस ऑर्डर में डिक्रीज़ होगा तो मेरे एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किस ऑर्डर में मैं लिख सकता हूँ? देखो, इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ देन दिस, और इसकी भी ज़्यादा देन दिस, एंड एट लास्ट दिस। फाइन, आसान था ना? बस यही था। तो अगला देखते हैं क्या करना है। तो अब हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों कंपाउंड्स में। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि जो मेरे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से। ये क्यों होता है? बिकॉज हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस में आयनाइज होते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन में। और कार्बोक्सिलेट आयन मेरा, अभी पीछे हमने क्या देखा था, उसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखे थे ना, तो यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, वाइल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कोई भी रेजोनेंस हमें देखने को नहीं मिलती है। यही रीज़न है भाइयों और बहनों। तो देखो, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आयनाइज होता तो क्या बना रहा था? ये भी वैसे ऊपर देखा था बट एक और बार बता दे, ये नीचे आ रहा था, ये ऐसे जा रहा था, तो बन क्या रहा था? है ना? तो ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज, साथ में हाइड्रोनियम आयन भी मिल रहा था। फाइन, बट अगर सेम चीज़ मैं अपने अल्कोहल में करूँ तो यहाँ पे देखो क्या आता है, कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, यही रीज़न है कि मेरे अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड्स। फाइन, ठीक है, चलिए ए देखा हमने, अब अगला देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनॉल्स के लिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि फिनॉल्स मेरे एसिडिक होते ही क्यों हैं। तो फिनॉल्स मेरे एसिडिक होते हैं बिकॉज यहाँ पे पहले भी हमने डिस्कस किया था, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी होती थी, है ना, ये देखा था ना हमने वहाँ पे। हाउएवर पर हम यहाँ देखते हैं कि फिनॉल्स मेरे लेस एसिडिक होते हैं देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिक ये थे क्यों? ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी। ठीक है, बट हाउएवर जो मेरे फिनॉल्स की एसिडिटी होती है वो कम होती है देन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी। ठीक है, तो फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फाइन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला हम देखेंगे एक्शन विद ब्लू लिटमस। हमें पता है क्योंकि मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर होता है तो वो ब्लू लिटमस रेड को टर्न कर देता है। ठीक है, फाइन है, क्या टर्न करते हैं? ब्लू लिटमस रेड। सेकंड देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो जो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एक्टिव मेटल्स के साथ।
सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड मैनी मोर। ठीक है, और बना क्या लेते हैं? उन्हीं मेटल की सॉल्ट्स टू फॉर्म देयर सॉल्ट्स। देखना है एग्जाम्पल। और साथ ही साथ यहाँ पे लिबरेशन होती है किसकी? हाइड्रोजन की। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिया, दैट टू 2 मोल्स, और इसको रिएक्ट करवाया एक एक्टिव मेटल के साथ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? दिस प्लस H2। फाइन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना है इसका। ये तो जनरल बताया था ना, तो एग्जाम्पल डायरेक्ट एरोमेटिक का ही देखते हैं। तो यहाँ पे ये लगाया है, साथ में ये करवाया, क्या मिलेगा बताओ खुद अब? क्या अटैच होगा इसके साथ? इसको मैं क्या कहता हूँ? सोडियम बेंजोएट, एंड साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होती है। ठीक है, फाइन है। तो जब 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ एज एक्टिव मेटल, तो मुझे सोडियम बेंजोएट मिलता है, साथ में H2। ऐसे रिएक्ट करता है मेरा एसिड। अगला देखते हैं, विच इज़ नंबर 3, जो है मेरा एक्शन विद एल्कलीज। किसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं हम? एल्कलीज के साथ। तो होता क्या है, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर देगा। पता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो होगा क्या? CH3COOH, यानी मेरा एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करेगा एक एल्कली के साथ, तो क्या बना देगा? सोडियम एसीटेट, साथ में वाटर। आसान था ना? ठीक है, अगला देखते हैं। ये नंबर 4th केमिकल रिएक्शन है, हाँ जी। एक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो होता क्या है, जब एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बना देगा? सोडियम एसीटेट बना देगा। बट अगर ये रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो भी हमें यहाँ पे सोडियम एसीटेट देखने को मिलेगा। फाइन। अगला हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं एसिड क्लोराइड की। तो यहाँ पे जो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दे कैन बी converted into acid derivative, that is acid halides by treatment with phosphorus halides, जैसे कि PCl5, PCl3, या फिर SOCl3 थियोनिल क्लोराइड के साथ भी ये हो सकता है। SOCl2 है ना, दैट टू इन pyridine। चलिए अब इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो जब RCOOH रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ, तो क्या बनाएगा? ये क्या है? एसिड क्लोराइड। साथ में क्या बना देगा? POCl3, जिसको मैं क्या कहता हूँ? फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, एंड साथ में HCl। और अगर यही सेम चीज़ रिएक्ट करेगी PCl3 के साथ, तो क्या बनाएगी? तो भी एसिड क्लोराइड बनाएगी, बट कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा। साथ में बाय प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मुझे फोस्फोरस एसिड
मिल गया। बात करूं अगर ये रिएक्ट करेगा SOCl2 के साथ, दैट इज़ थियोनिल क्लोराइड के साथ, तो भी मुझे यहाँ पे ROCl दैट इज़ RCOCl, यही तो होता है ना एसिड क्लोराइड, जो ऊपर भी लिखा है RCOCl, ठीक है। साथ में मुझे SO2 प्लस HCl मिलेगा। फाइन, आसान था। नंबर 6 केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। और इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, एस्टेरिफिकेशन, पता ही होगा आपको, है ना, अल्कोहल फिनॉल में भी देखा होगा, एस्टेरिफिकेशन। फाइन। तो होता क्या है यहाँ पे कि जब मैं अपने एसिड को हीट करता हूँ विद अल्कोहल, ये क्या है मेरा इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे मुझे वाटर निकलता हुआ दिखता है। एंड क्या देखने को मिलता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, या फिर आप HCl भी ले सकते हो, और मुझे मिल क्या जाता है, ईस्टर मिल जाता है, दैट इज़ इथाइल एसीटेट, साथ में वाटर निकलता है। फाइन। तो अगला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मैकेनिज़्म देखना चाहते हैं अभी पीछे स्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शन का, तो वो मेरे चैनल पे अलग से अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। वो थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने वीडियो लेंथ को इंक्रीज़ ना करते हुए यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो अगला यानी कि 7th केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, जो कि फिर से एक एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव की बात चल रही है तो मैं बता दूं, ये सारे डेरिवेटिव एसिड के मैंने इनके एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह एंड सारा जो बेसिस है इनका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये किस तरह से जुड़े हैं, इसकी भी मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखी है, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में, या फिर आपको रिसेंट वीडियोस में भी वो दिख ही जाएगा। फाइन। तो अब ये डिस्कस करते हैं, होता क्या है कि जब RCOOH दैट इज़ मेरा एसिड रिएक्ट करेगा अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, तो ये बना देता है एक अमोनियम सॉल्ट। क्या बना देता है, अमोनियम सॉल्ट। एंड ठीक है, जब अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो अमोनियम सॉल्ट बनाया। इस अमोनियम सॉल्ट को अगर मैं हीट कर दूं तो मुझे देखने को मिलता है एसिड का एक और डेरिवेटिव, विच इज़ एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। फाइन है, ठीक है, ओके। अगला देखें, अगला यानी कि नंबर 8 मेरा कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड्स, जो कि फिर से क्या है, एसिड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। इधर मैं अपना सबसे पहले क्या लूँगा, एसिड लिया मैंने RCOOH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, 2 मॉलिक्यूल लिया इसका, यानी कि RCOOH होगा क्या, यहाँ से ना ये निकलेगा, देख लो, ये है क्या मेरे एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। इसको मैंने क्या करवाया, इसको मैंने करवाया हीट इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, जो मेरा है फोस्फोरस पेंटॉक्साइड। क्या है, फोस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो मुझे मिल क्या गया, और RCOO के साथ बॉन्ड बनाया एंड इसने भी इसके साथ बॉन्ड बनाया, साथ में वाटर निकल गया, और इसी को मैं क्या कहता हूँ, एसिटिक अनहाइड्राइड। फाइन है। तो जब मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड को हीट करवाया फोस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, या फिर आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते थे, तो मुझे एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल आता हुआ दिखा। तो अगला मैं डिस्कस कर रहा हूँ डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि नंबर 9। तो डी कार्बोक्सिलेशन भी कई तरीके से हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला तरीका देखेंगे, जब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सोडियम या फिर पोटेशियम की सॉल्ट,
तो होता क्या है यहाँ पे, जब मैंने लिया RCOONA, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट, इसकी जगह मैं पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकता था, या फिर मैं यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकता था। इसको अगर मैं रिएक्ट करवा दूँ सोडा लाइम के साथ, किसके साथ, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, दैट टू इन द रेशो 3:1। ये मुझे दे देते हैं RH, दैट इज़ एल्केन, यानी हाइड्रोकार्बन्स, साथ में कार्बोनेट। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे ये मिलेगा। फाइन है, आसान था ना। अगला देखिए, और यहाँ पे देख लो, एक कार्बन आइटम कम है ना देन पेरेंट कार्बन आइटम से, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। फाइन है, ठीक है। अगला देखिए, अगले पेज पे। चलिए इसके पहले थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब CH3C डबल बॉन्ड O, ये जब हीट करें हम इसे, तो ये मुझे यहाँ पे ये दे देता है, यानी मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, प्रोपेनोन। इस रिएक्शन से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करेगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या कंटेन कर रहा है, गेस करो यहाँ पे कौन सा है भाई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, कौन सा नज़र आ रहा है, ये, इसको कहता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। या फिर इसकी जगह हम NO2 भी यूज़ कर सकते थे, वो भी बीटा कार्बन पे। ठीक है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, अच्छा ये वाला अल्फ़ा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप ये है ना, इसके साथ वाला अल्फ़ा ये है बीटा। ठीक है, बीटा कार्बन पे यहाँ पे मेरा लगा है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो वो रेडिली अंडरगो कर जाता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। ठीक है ना, इजी था। फाइन, अगला डिस्कस करते हैं बी, विच इज़ इलेक्ट्रोफिलिक डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं कहता हूँ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं हम इसे, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होती है ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, ये क्या है मेरी पोटेशियम सॉल्ट है, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये क्या करती है, ये ब्रेक होती है 2CH3COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन में, एंड साथ में ये। अब हमें ना रिएक्शन पता कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, एनोड पे क्या देखने को मिलता है कि ये जो यहाँ पे मेरा बना है ना कार्बोक्सिलेट आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और यहाँ पे बनता है 2CH3COO, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए ये फॉर्म कर जाता है CH3 दैट इज़ इथेन, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हुआ एनोड की कहानी। कैथोड पे भी तो देखें होता क्या है, तो कैथोड पे ये जो ये पोटेशियम का आयन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बनाता है फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। आसान था ना। तो अगला देखना है मेरा क्या है, अगला मेरा है डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरी डिस्टिलेशन हो रही होगी ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, जो कि क्या दे देगा, फॉर्मेल्डिहाइड मुझे दे देगा। यानी कि अगर यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है, ये क्या है, यही तो है मेरा कैल्शियम फॉर्मेट। जब इसकी मैं करूँगा डिस्टिलेशन, तो मुझे देखने को मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड।
क्या देखने को मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। आसान था। तो बेसिकली यहाँ से ये वाली चीज़ हट गई है एंड बचा हुआ HCO, H यानी HCHO मुझे फॉर्मेल्डिहाइड में मिल गया है। यहाँ से एक ऑक्सीजन एंड यहाँ से COO कैल्शियम के साथ हट गया है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज डिस्टिल्ड विद कैल्शियम एसीटेट, तो एसिटैल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो होता क्या है, जब ये अभी ये ऊपर देखा था ना, और यहाँ से निकलेगा क्या इधर से, तो ये यहाँ पे अभी और मैं आपको बताता हूँ। ये क्या था, इसका क्या नाम था मेरा? कैल्शियम फॉर्मेट। जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, यानी कि कैल्शियम एसीटेट, तो यहाँ से देख लो कि निकल क्या रहा है, इधर से यहाँ तक ये चीज़ यहाँ से निकलेगी एंड इसको डिस्टिल करने पे मुझे क्या मिलेगा? एसिटैल्डिहाइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। आसान था ना? एक और यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज़ माय थर्ड। व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज, ये होने वाला है बस, डिस्टिल्ड अलोन, एसीटोन इज फॉर्म्ड, यानी CH3COO। अभी पीछे देखा था ना, ये क्या नाम था इसका, जल्दी बताओ? कैल्शियम एसीटेट। तो यहाँ से बेसिकली मुझे ना ये निकलता हुआ दिखता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन एंड यहाँ से COO। तो जब ये डिस्टिल हो जाए एसीटोन के साथ, तो देखो ये क्या बनाता है, एसीटोन के साथ नहीं हो रहा है ये डिस्टिल, यहाँ पे ये अलोन डिस्टिल हो रहा है, ऊपर लिखा है ना, इट इज़ डिस्टिल्ड अलोन। अकेला डिस्टिल जब भी हो जाए तो मुझे एसीटोन यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। ठीक है, फाइन। और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट भी निकलता है। ठीक है, इसका एक लास्ट नंबर 4 देखते हैं। तो नंबर 4 यहाँ पे आ रहा है कि व्हेन, सीधा है ना, कैल्शियम फॉर्मेट इज डिस्टिल्ड विद कैल्शियम बेंजोएट, तो क्या मिलता है मुझे? बेंजेल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। यानी कि जब ये वाला कंपाउंड देख लो, ये क्या बन गया? कैल्शियम बेंजोएट। जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। अभी पीछे देखा था ना ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ से ये वाला पार्ट एंड इधर से ये जो है वो निकल जाएगा। ये क्या था मेरा? कैल्शियम फॉर्मेट। एंड जब मैं इसको कर दूंगा डिस्टिल, तो मुझे क्या मिलेगा? बेंजेल्डिहाइड मिलेगा एंड साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे नंबर 9 केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म होती है। चलिए नंबर 10 देखते हैं, दैट इज़ रिडक्शन। तो अगला हम क्या डिस्कस करेंगे? रिडक्शन। ये इसकी 10th केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके अंदर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन भी होती है एंड कंप्लीट रिडक्शन भी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पार्शियल रिडक्शन, जो अल्कोहल्स को होती है। ठीक है, तो होता क्या है, जब मैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवा दूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो मुझे यहाँ पे RCH2OH यानी कि
प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलता है साथ में वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं CH3COOH दैट इज़ मेरा एसिटिक एसिड को मैं रिएक्ट करवाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे, CH3CH2, ये क्या है मेरा प्रोपियोनिक एसिड, और इसमें अगर मैं ये डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, N प्रोपाइल अल्कोहल साथ में वाटर। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जब मेरा प्रोपियोनिक एसिड रिएक्ट करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ईथर के साथ तो उसने मुझे दे दिया N प्रोपाइल अल्कोहल एंड वाटर। ये तो उसकी थी पार्शियल रिडक्शन। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंप्लीट। सेकेंड डिस्कस करेंगे कंप्लीट रिडक्शन टू एल्केन्स। तो जो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस एंड 473 केल्विन टू गिव RCH3 जो कि मेरा एल्केन है साथ में वाटर एंड दिस। इजी था बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हम क्या देख रहे हैं, हंस डिकर रिएक्शन। यहाँ पे होता क्या है, हम यहाँ पे लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, सिल्वर सॉल्ट ले रहे हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम ट्रीट करवाते हैं विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल। तो ट्रीटमेंट किसके साथ हो रही है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ये मुझे दे देते हैं एल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, फाइन है। ऐसे एल्काइल हेलाइड्स जिनके पास 1 कार्बन एटम लेस होता है दैन द पेरेंट एसिड। फाइन है, ठीक है, आसान था ना। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। तो CH3COOAG ये क्या है मेरा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको मैं सिल्वर एसीटेट कहता हूँ। ठीक है, जब ये रिएक्ट करती है ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ये मुझे क्या देगा, CH3Br दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरेंट एसिड से एक कार्बन कम मुझे यहाँ पे एल्काइल हेलाइड या फिर हेलो एल्केन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिला, ब्रोमोमीथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड। एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे फिर अगले पे चलेंगे। बस 2 ही और बचे हैं आसान आसान से। COOAG यानी यहाँ पे मेरा क्या है, ये सिल्वर बेंजोएट। जब ये रिएक्ट करेगा, ये अगेन सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या देखने को मिला, ब्रोमोबेंजीन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr। फाइन, इसको हम कहते हैं हंस डिकर रिएक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन या ब्रोमीन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ और दे क्या देते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बाय हैलोजन एटम। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल गया है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे एसिटिक एसिड की जब क्लोरीनेशन होती है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में तो यहाँ पे ये कंपाउंड मुझे इन कंटिन्यूएशन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे जब इसकी ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस होती है तो मुझे ब्रोमीन के यानी ब्रोमो ग्रुप एक ही पोजीशन पे लगा हुआ नज़र आता है। फाइन, अब यहाँ पे हम कुछ मोनो सब्सटीट्यूटेड एटम्स को कंसिडर करते हैं। देखिए, ऐसे मोनो सब्सटीट्यूटेड एटम जहाँ पे एक ही सब्सटीट्यूशन हो रखी हो, यानी यहाँ पे देख लो अल्फ़ा हाइड्रोजन की सब्सटीट्यूशन हो रखी है, तो ये क्या करते हैं, ये आसानी से किसी और ग्रुप के साथ
सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। यानी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, इधर आप देखिए तो अमीनो ग्रुप आ गया एंड इधर सियानो ग्रुप आ गया। तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी है कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिड होते हैं वो किसी और ग्रुप या फिर एटम के साथ इजीली सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं, जैसा कि आप इन 3 रिएक्शन में देख रहे हैं। चलिए अब लास्ट डिस्कस करते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक एसिड। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप जो मेरा होता है इन बेंजोइक एसिड, वो एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। और यही रीज़न है कि कार्बोक्सिल ग्रुप मेरा बेंजोइक एसिड होता है, यही रीज़न है कि वो मेरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सबसे पहला देखेंगे ब्रोमीनेशन, जहाँ पे मेरा बेंजोइक एसिड, ये क्या है? बेंजोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एंड मैं अगर इसे हीट भी करूँ तो मुझे यहाँ पे कैसी सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी? ब्रोमो ग्रुप मेरे कहाँ पाएगा? ऑर्थो, मेटा या पैरा पे? अभी ऊपर बताया ना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पे ब्रोमो ग्रुप आ जाएगा और ये बन क्या जाएगा? 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो जब बेंजोइक एसिड रिएक्ट किया इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एंड हीट, तो यहाँ पे मुझे 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड देखने को मिला साथ में HBr। ठीक है, चलिए अब सेकेंड डिस्कस करते हैं सल्फोनेशन। देखते हैं कि मेरे सल्फोनेशन में क्या होता है। फिर से मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा? बेंजोइक एसिड। जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि मेरा बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बिकॉज यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो यहाँ पे अगर मैं बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करवाता हूँ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलता है? खुद ही आप लोग मुझे बता दें। COOH के साथ मेटा पोजीशन पे SO3H एंड साथ में यहाँ पे वाटर भी मिलता है और इसका नाम अगर हम बोले तो क्या नाम आता है? 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। इसी के साथ हम नंबर 3 यहाँ पे देख लेते हैं जो मेरी है नाइट्रेशन, यानी कि जब मेरा बेंजोइक एसिड, ये क्या है? बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड दैट इज़ HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, ये क्या दे देगा? नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगाएगा? ऑर्थो, मेटा या पैरा पे? बताओ जल्दी। ये लगाएगा मेटा पे। वेरी गुड, अभी तो देखा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वेरी गुड की क्या बात है ना। तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिला साथ में वाटर। फाइन। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि जो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अंडरगो नहीं करते हैं, डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। अब ऐसा क्यों है ये एक लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो उसका नेचर कैसा होता है कि वो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? जो कार्बोक्सिल ग्रुप मेरा अटैच होता है वो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, फाइन है। सो विद दिस हम एंड करते हैं अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। बाकी आप एल्डिहाइड की टोन्स भी देखिए, एसिड डेरिवेटिव के बारे में डिटेल में देखना है तो वो वीडियो भी अपलोडेड है।
एंड एल्काइल सियानाइड से आप कैसे 5-6 सुपर एक सुपर मेथड से 5-6 इतने इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आप कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो फ्रॉम एल्काइल सियानाइड, ये भी एसिड डेरिवेटिव वाली वीडियो में अपलोडेड है, तो वो भी आप देखिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप रॉकिंग।